बच्चों कैसे हैं। एक बार फिर आपका बीएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो हम लोग जैसे कि आपको पता है कि सीटेट के ईवीएस क्लास लगातार जारी है हमारी सीरीज। तो आज हम फिर धुआंधार सीरीज के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले वेलकम टू बीएस कोचिंग सेंटर। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ठीक है बेटा, तो चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है, कहाँ से मिलेगा ये अगला सवाल? सवाल नंबर 1। देखो क्या कह रहा है इसमें। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि लगभग 25 से 30 वर्ष पहले कुओं में पर्याप्त पानी होता था, लेकिन अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं में पानी सूखने के संभावित सही कारण का चयन करें। तो हमको ये बताना है कि जो आज के कुएं हैं वो सूख गए हैं, उसका क्या क्या कारण हो सकता है। इसमें 4 ऑप्शन है, फिर 4 ऑप्शन के बाद ABCD है। तो इस तरीके से हमें ऑप्शन को तलाश करना है और ये देखना है कि आज कुएं सूख क्यों गए हैं। तो ये जो कुआं वाला बात है ये कहाँ से आता है, किस थीम में आता है? तो वो हमारे वाटर थीम में आता है। ठीक है, जल जो हमारा थीम है, चूँकि 6 थीम है, हम बार बार उसकी बात करेंगे, चूँकि कौन से थीम से कौन सा सवाल आया वो देखते हैं। तो क्या कह रहा है पहला ऑप्शन, वे झीलें तालाब जिनमें वर्षा का पानी एकत्रित होता था अब नहीं रहा। मतलब पहले तालाब में पानी बारिश का भर जाता था, लेकिन अब नहीं होता है। वे झीलें तालाब जिनमें वर्षा का पानी एकत्र होता था अब नहीं रहे। चलो ठीक है, अच्छी बात है ये। पेड़, कुएं और आसपास के क्षेत्र की मिट्टी अब कोलतार सीमेंट से ढके हुए हैं। किराए की जो मिट्टी खुली रहती थे उस पर कोलतार या सड़क बना दिया गया है या सीमेंट से उसको ढक दिया गया है, तो ये भी सही है। फिर आगे बात करते हैं, कोई भी कुओं का उपयोग नहीं करता है। तो कह रहा आजकल कोई भी कुएं का उपयोग नहीं कर रहा है, इसलिए पानी सूख गया है, क्योंकि हर घर में नल है। बताओ क्या ये बात सही लग रही है आपको? हर घर में नल है, लेकिन फिर भी कुएं का तो इस्तेमाल हो ही रहा है ना। ऐसा थोड़ी कि कुएं का इस्तेमाल पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो ये जवाब पूरी तरीके से गलत है, ऐसा सही नहीं है। गांव में या राजस्थान में ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर नल भी है और कुएं भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि नल की वजह से कुएं सूख गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भूमिगत जल खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप आ गए हैं। हाँ, पंप आ गए हैं। अब आप बात करते हो, इसमें सी वाला आंसर नहीं होगा। अब हम तलाश करते हैं इधर कि सी किस में है। अगर सी अगर है तो फिर वो आंसर नहीं होगा। तो किस में है? एक तो ए वाले में सी है, हाँ, बी में भी सी है और डी में भी है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, A, B एंड D। तो निम्नलिखित में से कुओं में पानी सूखने का संभावित सही कारण ये है जो हमने यहाँ पर बात किया। ठीक है, समझ आ गए बात? तो इस तरीके से आपको अपना भी थोड़ा सा दिमाग इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये रटने वाला विषय नहीं है, बहुत समझना है। और जो संभावित जवाब है उसको हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। EVS में अवधारणा और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं किया गया। कह रहा है जो EVS का हमारा सिलेबस है उसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अलग अलग नहीं बांट के रखा गया, जबकि एक ही में मिला दिया गया है। आपको पता है छोटे बच्चों में सब्जेक्ट या विषय नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसमें दोनों को क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया। तो एक शब्द आप देखना, अंग्रेजी में होलिस्टिक शब्द आता है। अगर कहीं भी आपको होलिस्टिक शब्द आ जाए तो उसका मतलब होता है समग्र। क्या होता है? समग्र। समग्र का मतलब होता है सब मिला के। तो अगर इस तरीके का शब्द आता है तो समझ लो कि वो आंसर जो है बहुत मजबूत स्थिति में हो जाता है। ठीक है, बच्चा अपने परिवेश को समग्र रूप से देखता है। अंग्रेजी में क्या है? द चाइल्ड लुक्स एट हर हिज इन्वायरमेंट इन होलिस्टिक मैनर। होलिस्टिक मैनर का मतलब है कि वो कई डायमेंशन में, कई परिवेश में उसको, अपने पर्यावरण को वो देखता है। बहुत सही जवाब है। और जी जवाब पर बात कर लेते हैं। ये अच्छी शिक्षण अधिगम रणनीति है कि मतलब विज्ञान
को अलग ना करो, सामाजिक विज्ञान को अलग ना करो। क्या पढ़ाने की बहुत अच्छी विधि है ये? इट इज़ ए गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी? नहीं, ये कमज़ोर कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कमज़ोर कर रहा है पॉइंट को। ये पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए है। बताओ भाई, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए? नहीं, भार कम करने के लिए नहीं है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग अलग कर दो, तो ये भी नहीं होगा। ईवीएस का पाठ्यक्रम सीबीएसई द्वारा इस प्रकार निर्धारित किया गया है। नहीं, ये भी बात सही नहीं है, ये भी नहीं सही है। मैंने बोला था आपको कि अगर होलिस्टिक शब्द आ जाए, होलिस्टिक मैनर आ जाए, तो समग्र रूप से बच्चा क्या करता है, उसमें ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, सारी बातें इसी में समाहित हो गई होलिस्टिक शब्द में। आया समझ? हाँ, 100% नहीं, 90% संभावना है। अगर ABCD में है और कह रहा होलिस्टिक मैनर कह रहा है और ABCD में नहीं है, ACD में नहीं है, तो आप नहीं जानते हो, फिर भी आप उसी के साथ चले जाओ। क्योंकि जैसे ही होलिस्टिक शब्द लगा दिया, उसने सबको अपने अंदर समेट लिया। जैसे कह रहे हैं हम, खाना पौष्टिक आहार लेना चाहिए, एक ऑप्शन ये हो गया, बच्चों को पौष्टिक आहार लेना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए। अब दूसरा कह रहा है हमें दाल चावल खाना चाहिए, हमें सब्जी रोटी खाना चाहिए, हमें जड़दार सब्जी खाना चाहिए, हमें दूध भी पीना चाहिए। और एक ऑप्शन है हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। तो कौन से विकल्प के साथ जाओगे आप? तो वो सबसे बेहतर हो गया। वहाँ दाल चावल भी बता रहा है, सब्जी भी बता रहा है, मांस मछली भी बता रहा है, सब बता रहा है। लेकिन जो लास्ट वाला शब्द बोल रहा है कि हमें संतुलित और पौष्टिक आहार लेना चाहिए, वो सबको समेट लिया कि नहीं समेट लिया? तो जब होलिस्टिक शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें सारी बातें क्या होगी, शामिल हो जाएगी। आप समझ में आ गई बात? तो कुछ ऐसे शब्द हैं, उस शब्द की वजह से आप आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हो, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये आपने देखा होगा, ये रेगिस्तान के टीले हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में रेत के पहाड़ पाए जाते हैं? मतलब हवा चलती है, रेत है, यहाँ कोई रुकावट आ गई, अब बालू उड़ता चला आएगा, उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा, धीरे 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 इतना बड़ा हो जाएगा कि वो पहाड़ बन जाता है। तो इस तरीके की घटना कहाँ पर होते हैं वो आपको बताना है। बर्लिन, काबुल, थिम्पू, अबू धाबी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अबू धाबी हो जाएगा, क्योंकि ये रेगिस्तानी जगह है, तो रेगिस्तान में ही इस तरीके की चीज़ें संभव हो सकती हैं। ठीक है, चलो ये क्या कह रहा है? ईवीएस में पाठ्यक्रम में विषयों के स्थान पर विषयों को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? इन ईवीएस थीम्स हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स इन द सिलेबस। अंग्रेजी वाला पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा, हिंदी में तो वहाँ भी विषय लिखा है, वहाँ भी विषय लिखा है। समझो बात को। कह रहा ईवीएस के पाठ्यक्रम में टॉपिक के बजाय थीम्स रखा गया है। टॉपिक नहीं बताया गया है, बल्कि उसको थीम का रूप दिया गया है। और थीम मतलब क्या होता है? विषय होता है। एक रहा विषयों के स्थान पर विषयों को प्रस्तावित किया गया। समझे में नहीं आएगा? तो जब आप थीम और टॉपिक समझोगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये थीम कहने से आपके दिमाग में अलग तरीके की समझ विकसित होगी और टॉपिक कहने से अलग तरीके की। तो टॉपिक जो होता है वो बड़े बच्चों में पढ़ाया जाता है और थीम जो होता है वो छोटे बच्चों में पहले से 5वीं तक पढ़ाया जाता है। तो क्या कह रहा है देखो, इन ईवीएस थीम्स हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स इन द सिलेबस। मतलब थीम, हाँ, टॉपिक के बजाय हमें थीम क्यों दिया गया है ईवीएस में, ये बताना है। क्यों बताइए। शिक्षार्थियों को पर्यावरणीय समझ को बढ़ाना, टू इनहेंस इन्वायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर।
दूसरा है फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशूज ऑफ द लर्नर्स लोकल इन्वायरमेंट। एक अभी चेक करना जो आंसर ईबीएस में थोड़ा बड़ा दिखे आपको, ठीक है, और ए बी सी डी में ना हो कि ए में ए सी डी बी सी डी, तो मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आप उसी पर चले जाओ, क्योंकि अगर आंसर बड़ा होगा तो उसमें शब्द बहुत सारे चीज़ें होंगी। हाँ, सामाजिक भी अध्ययन है, विज्ञान का भी अध्ययन है, मैथ का, गणित का भी बात की जा रही है, और फिर एबीसी में केवल सामाजिक विज्ञान, केवल गणित भाषा की बात कर रहा है, तो इसका मतलब सबको मिला करके वो किसी एक ऑप्शन में आपको दिखा रहा है। ये कह रहा थीम बेस्ड ईबीएस ट्रांजैक्शन इज इजी एज कंपेयर टू द टॉपिक्स। ये कह रहा विषयों की तुलना में थीम आधारित ईबीएस लेन देन आसान है। हाँ, ईबीएस में अध्याय कम करने के लिए, बताओ ये हो सकता है? अध्याय थोड़ी कम करने के लिए किया गया है। शिक्षार्थियों की पर्यावरणीय समझ को बढ़ाना, इनहेंस इन्वायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशूज ऑफ द लर्नर्स लोकल इन्वायरमेंट। जो सीखने वाला है, जो शिक्षार्थी है, उसका लोकल जो एनवायरनमेंट है, उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उससे इंटर रिलेट करना है। क्या बढ़ाना है? परस्पर संबंधित समझ विकसित करने के लिए। तो कौन से आंसर पे जाओगे आप? तो बी इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। समझ आया? नहीं समझ में? तो इस तरीके से चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिए, मिलाते चलिए, अपने आप चीज़ें समझ में आने लगेगी। पांचवा सवाल क्या कह रहा है? इसको तो आप बता दोगे बहुत आसानी से। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पाठ्यक्रम में ईबीएस के 6 व्यापक विषयों में से एक नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम ऑफ ईबीएस इन द प्रेजेंट सिलेबस? जो वर्तमान, हाँ देखो आश्रय दिया हुआ है, शेल्टर तो है हमारा, थिंग्स वी मेक एंड डू ये भी हमारे थीम में आता है, फूड भी हमारे थीम। वर्क एंड प्ले नहीं है, तो वर्क एंड प्ले जो है क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ये थीम में नहीं है, ये वर्क एंड प्ले, काम करते हैं और खेलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या आ जाएगा? सब थीम आ जाएगा। क्या है ये? ये सब थीम किस में आता है? किसके अंतर्गत आता है? फैमिली एंड फ्रेंड के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आप इस बात को समझ जाइए, ठीक है? चलें आगे बढ़े। तो काम करते हैं और खेलते हैं, वो थीम में नहीं आता है, बल्कि सब थीम में आता है। और 4 सब थीम है, याद है आपको? एक तो पशु है, जानवर है, दूसरा प्लांट है, पौधे हैं, तीसरा क्या है? रिलेशनशिप है, और चौथा क्या है? वर्क एंड प्ले, काम करते हैं और खेलते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़ते रहो आगे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है कक्षा 1 और 2 के लिए ईबीएस विषय? सब्जेक्ट फॉर क्लासेस 1st एंड 2nd में कौन सा ट्रू है? तो बताइए आप। इशूज एंड कंसर्न रिलेटेड टू ईबीएस आर ट्रांजेक्टेड थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। आप देखते हैं कि लेन देन भाषा और गणित के माध्यम से ईबीएस की बातें समझाई जाती हैं। देखते हैं 3/4, 1/4 जैसे आप देखें मैथ में करते हैं आप, है ना? तो गणित भाषा उसमें समाहित की जाती ताकि बच्चों की थोड़ा सा गणनात्मक एक कैलकुलेशन वाली भावना विकसित हो। ईबीएस कक्षा 1 से 2 तक शुरू किया गया एक नया विषय है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। ये तो बहुत सस्ती बात कर दिया। सस्ती बात नहीं करना है हमें, महंगी वाली करना है। किराए एक नया विषय है। ईबीएस विषय के रूप में कक्षा 1 और 2 में समझना आसान नहीं है। लो,
जरा समझने आसान नहीं है, ये कैसे होगा। ईवीएस से संबंधित मुद्दों और चिंताओं को पूरी भाषा में निपटाया जाता है, केवल लैंग्वेज में समझाया जाता है, थ्रू लैंग्वेज नहीं, केवल भाषा में नहीं, भाषा और मैं भाषा देखो ऊपर भी है, लैंग्वेज ऊपर भी है, यहाँ लैंग्वेज यहाँ पर भी है, लेकिन उसके साथ यहाँ क्या जोड़ दिया, मैथमेटिक्स। तो गणित के माध्यम से भी क्या होता है, बच्चों को सिखाया जाता है, लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। तो हमारा जो सबसे बेहतर जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ईवीएस में ज्ञान निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ज्ञान निर्माण करना, अभी बच्चा को कुछ पता नहीं है, अभी कोरा कागज है एकदम, तो ज्ञान का निर्माण कैसे करोगे, हैं? कौन वाला, ACD क्या कह रहा है, शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर, रिलेटिंग चाइल्ड्स नॉलेज विद द टीचर्स नॉलेज। क्या ऐसा हो सकता है बच्चे के ज्ञान को और शिक्षक के ज्ञान को रिलेट करना है? नहीं, बच्चे शिक्षक का ज्ञान कितना ज़्यादा है, बच्चा तो अभी बिल्कुल कुछ जानता ही नहीं है। तो ये बात, बच्चे के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना नहीं है, ठीक, बिल्कुल नहीं। कक्षा की 4 दीवारों के बाहर ईवीएस सीखना, 4 दीवारों का मतलब होता है कि स्कूल में कुछ सीख रहा है क्लास में और फिर घर भी जाके सीख रहा है, तो वो कह रहा है, ये तो बात सही है कि नहीं सही है। अगर वो अपने सोसाइटी में कम्युनिटी से नहीं जुड़ेगा तो ईवीएस, लर्निंग ईवीएस आउटसाइड द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, ये होगा आउटसाइड, बाय क्लास से बाहर भी तो ईवीएस सीखेगा, बाहर देखेगा कोई पेड़ है, कोई गाय है, भैंस, बकरी है, जानवर है, ये पानी का स्रोत देखेगा, तो क्लास में थोड़ी देखेगा वो, तो क्लास से बाहर देखेगा। रिलेटिंग चाइल्ड्स लोकल नॉलेज टू द स्कूल नॉलेज, ये है, बिल्कुल होगा। उसका जो लोकल नॉलेज है और स्कूल का नॉलेज है उसके बीच क्या करना है, रिलेट करना है, ताकि वो ज्ञान निर्माण किया जा सके। इसीलिए कहा जाता है बच्चों की जो प्राइमरी शिक्षा है उसकी मातृभाषा में देनी चाहिए। माँ कुछ और बोल रहे हैं, स्कूल में जा रहा है, वहाँ मैडम कुछ और बता रहे हैं, कंफ्यूज है। माँ कह रही है कि नहीं टमाटर होता है, मैडम कह रही नहीं टोमेटो होता है। माँ यहाँ आलू कह रही है, वहाँ वो पोटैटो सुन रहा है, कंफ्यूज है, ऐसे ऐसे कर रहा दिखा तो वही रहे थे कि पोटैटो, लेकिन बोलते हैं। तो इसलिए उसकी मदर टंग या मातृभाषा में एजुकेशन या शिक्षा देना चाहिए। तो अच्छा, बच्चे का पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बच्चा, पता चला बच्चे को कुछ बताया सिखाया जा रहा, बच्चा इधर घूम के बैठा है, तो ज्ञान का निर्माण होगा उसका? नहीं होगा। तो बच्चे को उसमें शामिल होना पड़ेगा। कौन वाला नहीं हो सकता है? शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना, ये वाला नहीं होगा। बच्चे के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना, ये नहीं कर सकते। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ACD, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलो, आ रहा ना एकदम, बस एकदम क्लियर हो रहा है ना? ठीक हाँ, ज़्यादातर हाँ क्या हो जाती है? नहीं नहीं, हो जाए, इस बार तो होना। चलो बताओ, शिक्षार्थियों को ईवीएस में संलग्न करने का सबसे प्रभावी रणनीति क्या है? बताओ। सामने बच्चे बैठे हैं, आप अध्यापक हैं, आप उसे क्या चीज करो कि वो आपसे क्या कर जाए? संलग्न हो जाए। संलग्न मतलब मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू इंगेज। देखते हैं, आप बताओ, आप जाते हैं जादूगर के पास, मदारी आता है, बंदर लिए रहता है, डमरू लिए रहता है, बजाता है, क्या कोई चीज़ पढ़ाता है? वो पढ़ाता नहीं है, कुछ सिखाता है। वो क्या करता है बताओ? क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन,
एक्सप्लेनेशन बाय टीचर, एक्सप्लेनेशन तो करना ही नहीं है, एक्सप्लेनेशन कहाँ करोगे। रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक है, किताब पढ़ोगे आधे बच्चे सो जाएंगे, किताब नहीं पढ़ना है। क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन ज़्यादा अच्छा है या कहानियाँ सुनाना ज़्यादा अच्छा है, बताइए। अगर टीचर जो है व्याख्यान आख्यान गलत है, तो कहानियाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नरेटिव मीन्स क्या होता है? कहानियाँ सुनाना, बताइए। हैं? नहीं नहीं, कहानी में नहीं, कहानी में कहाँ सोएगा। अब वो तो कहानी भी नहीं सुनाओगे फिर भी नहीं सोने वाले को सो जाएगा। लेकिन सबसे बेहतर कह रहा करने की सबसे प्रभावी क्या है, आप समझो। ये सारे तरीके हैं भाई। टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो 2-4 बच्चे तो पढ़ेंगे ही, सीखेंगे। लेकिन सबसे प्रभावी रणनीति क्या है? तो उनको क्या सुनाना है? कहानियाँ सुनाना है। कहानी सुनाओगे भी धीरे धीरे वो लिंक बनेगा। अच्छा, एक भेड़ था, एक भेड़िया थी। अच्छा, फिर दादी वहीं जो है बैठी भेड़ चरा रही थी, बकरी चरा रही थी। फिर 1 मिनट के लिए रुक जाओ, तो बच्चा पूछेगा सर मैडम इसके बाद क्या हुआ? आप कहानी सुनाओ, कहानी में जहाँ ट्विस्टिंग है वहीं थोड़ा रुक जाओ, पॉज ले लो, नहीं रोक, थोड़ा इधर उधर करने लगो। बच्चे कहेंगे सर मैं उसके बाद क्या हुआ? अगर ऐसे करने लगे तो समझ जाओ कि बच्चा जो है उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, मजा आ रहा है उसको। तो ये सबसे बेहतर तरीका है इसका। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है ईबीएस के बारे में? बताओ। ईबीएस इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, बच्चा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है। ये तो सत्य है भाई। ये तो टीचर सेंट्रिक नहीं है, बाल केंद्रित है। बालकों के लिए वो सिलेबस बनाया गया है। हमसे पूछ रहा है कि सत्य नहीं है, मतलब सही नहीं है। ईबीएस शिक्षार्थियों को अपने परिवेश का पता लगाने का अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल। ईबीएस विवरण और परिभाषाओं पर जोर देता है। जहां परिभाषा आ जाए, डिफिनीशन आ जाए, तकनीकी शब्द आ जाए, डीप स्टडी आ जाए, गहन अध्ययन आ जाए और बहुत डीप एक्सपेरिमेंट आ जाए, वो सब उस पॉइंट को क्या करते हैं? कमज़ोर करते हैं, गलत नहीं करते। कोई चीज़ गलत नहीं होती यहाँ, उस चीज़ को वो कमज़ोर बना देते हैं। तो ये वाला जो बात है कि ईबीएस एम्फेसाइजेस डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन। क्या ईबीएस में कोई परिभाषा देखा आज दिन तक? आप कभी पढ़िए बुक को, कहीं आपको डिफिनीशन नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा कि दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज नोन एज, ऐसा सेंटेंस मिलेगा ही नहीं। बड़ी क्लास में मिलता है, ईबीएस में ऐसा नहीं मिलता है। तो ये कह रहा है ईबीएस एम्फेसाइज जोर देता है किस पर? व्याख्या करने में, विवरण करने में और उसको परिभाषा को याद करने पर। तो परिभाषा डिफिनीशन कहीं है ही नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। बाकी नेचर ऑफ ईबीएस इज इंटीग्रेटेड। ईबीएस की प्रकृति क्या है? एकीकृत है, बिल्कुल सही बात। सब कुछ मिला दिया गया है इसी में। एक प्लेट है, उसी में सब कुछ डाल दिया, अचार, अब क्या बताएं, सब कुछ उसी में है। आया, समझ आ गया? बोलो। बिल्कुल। अब क्या कह रहा है भाई इसमें देखो एक शिक्षक हमेशा संचालन गतिविधियों से शुरुआत